गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम भरत रजवार है और मैं नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय स्वांग बोकारो में कार्यरत सहायक शिक्षक हूँ। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति आप जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति जिसके कारण दुनिया ने समानता और स्वतंत्रता की सीख ली। बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व और मुक्ति की बात करते हैं, ये उस दौर में फ्रांस में उस दौर में ये बहुत ही कठिन बात थी। दुनिया के लोगों के लिए कठिन बात थी कि ये लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, समानता का यूज करते हैं और बंधुत्व के साथ हम लोग रहते हैं। तो ये जो क्रांति है, इस क्रांति ने पूरी दुनिया को सिखाया कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं और जंजीरों से मुक्ति कैसे मिलती है। इसी कारण फ्रांस देश में हुई इस क्रांति को भारत में, यानी हम लोग आज झारखंड में इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका विशेष महत्व है। इसका जो देन है पूरे विश्व को, वो बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और इसने क्या किया? राजतंत्र का खात्मा कर दिया और एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक रूप से रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो इस क्रांति की ये सारे विशेषताएं थी जिसके कारण हम लोग आज यहाँ इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्रांति क्यों हुई? फ्रांसीसी क्रांति है क्या? इसके परिणाम क्या हुए? इसका देन क्या है? इसके संबंध में हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखिए, फ्रांस हम लोग देश देखें कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस देश में हुई। तो ये देश आखिर है क्या? ये देश आखिर इस हमारे पृथ्वी में, हमारे धरती में है कहाँ आखिर? तो आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, यह हमारे विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र में देखिए 7 महादेश है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका महादेश। और ये जो फ्रांस देश है, ये यूरोप महादेश में अवस्थित है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ यूरोप, इस महादेश में जो है फ्रांस अवस्थित है। अब देखिए इस मैप को देखिए, ये वर्ल्ड का जो है आउटलाइन मैप है, मैंने इसे बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए, ये फ्रांस देश जो है यहाँ है और इस फ्रांस देश की जो राजधानी है वो है पेरिस। और हमारा भारत कहाँ है? यहाँ है, एशिया महादेश में। कहाँ यूरोप महादेश और कहाँ एशिया महादेश, कहाँ फ्रांस और कहाँ इंडिया। आज हम लोग इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका विशेष महत्व है हमारे जीवन में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस की जो क्रांति है, ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। इसे आप लोग याद रखिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई? ठीक है, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये है पेरिस में अवस्थित बास्तिल का किला। इस किले को इसी दिन, इसी 14 जुलाई के दिन लगभग 7000 लोगों ने मिलकर ढा दिया। और ये जो किला है, ये राजतंत्र का, ये निरंकुशवाद का प्रतीक था, अत्याचार का प्रतीक था, जिसके कारण लोगों ने इस किले को ढा दिया, ध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया
और राजतंत्र के बिगुल जो अगेंस्ट में जो बिगुल फूटा, यही से प्रारंभ हो गया। और आगे चल के क्या होता है, यहाँ के जो राजा थे लुईस 16, उसको फांसी दे दिया जाता है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में जो कारणें हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। मैंने जैसा कि बताया उसमें राजा कौन थे, देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह है लुई 16 और इनकी पत्नी मैरी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब ये जब राजा बने उसमें राजकोष खाली था। राजकोष खाली था का अर्थ है राजा के पास पैसा था ही नहीं। ये पैसा क्यों नहीं था, धन क्यों नहीं था? इतने बड़े देश को चलाने के लिए पैसा की तो आवश्यकता होती ही है। अगर पैसा क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे। पहला कारण देखिए, फ्रांस जो है कई प्रकार के युद्धों में उलझा रहा और जहां युद्ध होगा वहां खर्च होगा और खर्च होगा तो आर्थिक समस्याएं आएगी ही आएगी। फिर हम लोग देखते हैं इसी लुई 16 के काल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी और जिसके कारण क्या हुआ, 10 अरब लिवरे उधार हो गया, कर्ज हो गया, फ्रांस के कंधों पर कर्ज आ गया। ऊपर से सेना के रखरखाव का खर्च, राज दरबार को चलाने का खर्च, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने वाला व्यवस्था करना, ये सारी चीजें जो है पैसा के बिना चल ही नहीं सकता है। अब क्या है, अब क्या हुआ, वहां जो है राजकोष खाली था। राजा ने उपाय लगाया कि जब पैसा है ही नहीं तो ये सब चीजों को चलाए कैसे जाए, देश चलेगा कैसे? तो इनको आसान तरीका लगा कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैक्स को बढ़ा दिया जाए। टैक्स बढ़ाने का इन्होंने जो है वहां का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। ये स्टेट्स क्या है? वर्ग है। जो फ्रांसीसी समाज में रहने वाले लोग थे, इन 3 वर्गों में उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम स्टेट्स, इस वर्ग में जो है पादरी लोग आते थे। पादरी वर्ग के लोगों को प्रथम स्टेट्स में स्थान प्राप्त था। पादरी लोग यानी चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं, एक तरह से जो उन लोग का धार्मिक स्थल है, धार्मिक कार्यों को करने वाले लोग, उन लोगों को पादरी कहा गया। और उन लोग किस श्रेणी में आते थे? प्रथम स्टेट्स में आते थे। फिर नंबर आता है द्वितीय स्टेट का। इस द्वितीय स्टेट्स में आते कौन थे? इसमें आते थे कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन का मतलब है धनाढ़ लोग, धनी लोग, जिनके पास पैसा ज्यादा था, राजतंत्र से जुड़े हुए लोग। ये लोग आलीशान, एक तरह से लग्जरियस जीवन जिया करते थे। और तृतीय स्टेट्स में कौन आते थे? वही आम पब्लिक, जैसे व्यापारी लोग, अदालत में कार्य करने वाले कर्मचारी लोग, वकील लोग, किसान लोग, कारीगर लोग, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, सारे लोग जो है तृतीय स्टेट्स में आते थे। अब जो है ट्विस्ट की बात यह है कि ऊपर के जो 2 स्टेट्स थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट्स, इन दोनों को जो है टैक्स देना नहीं पड़ता था और देश को चलाने के लिए जो टैक्स लगता था तृतीय स्टेट्स के लोगों को ही लगता था। यानी तृतीय स्टेट्स के लोग ही टैक्स देते थे। इन्हीं के पैसा से देश चलता था। ऊपर के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, टैक्स नहीं देने का अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त था। इनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा था, धन दौलत तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इन लोगों को देश को चलाने के लिए टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स देना पड़ता था तो सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक लोगों को। ऊपर से चर्च ने इन लोगों पर टाइद नामक
टैक्स लगा रखा था और वसूल भी करते थे। फिर सर्वसाधारण लोग क्या करते थे, टाइल नामक टैक्स भी दिया करते थे। यानी कि देश को चलाने का भार जो है ये सामान्य लोगों पर होगा, लेकिन जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा धन दौलत है, वो लोग टैक्स नहीं देंगे। इससे जो है लोगों में एक तरह से विरोध की भावना का पनपना स्वाभाविक है। बिल्कुल लोगों को गुस्सा आएगा ही कि हम लोग क्यों देश को चलाने के लिए पैसा दें। जिनके पास ज्यादा पैसा है लोग देश को चलाने के लिए दे नहीं रहे हैं, और जिनके पास कम पैसा है उनसे जो है टैक्स लिया जाता है। इसका भारी विरोध होना स्वाभाविक था और विरोध होना शुरू हो गया। अब फिर आगे देखते हैं और एक कारण क्या था इस क्रांति का। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। ये जो विशेष अधिकार मिला हुआ था राजा को और पादरी लोगों को, इसका लोगों ने विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जॉन लॉक नामक एक विद्वान थे, उन्होंने एक किताब लिखा, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या कहा कि राजा की दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। यानी लुई 16 क्या करता था कि मैं ईश्वर का बेटा हूं और मैं जो कह रहा हूं यही कानून है और यही देवता का सेंटेंस है, वाक्य है, इसे मानिए और सुनिए और पालन कीजिए। अब जॉन लॉक ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप अगर ईश्वर का बेटा है तो हम लोग भी तो ईश्वर का बेटा है, हम लोगों का बात को भी माना जाए। आप ही अकेले ईश्वर का बेटा बेटी नहीं है, हम लोग भी हैं, हम लोगों का बात को भी माना जाए। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और लोगों ने महसूस किया कि सही बात है, हम लोग भी तो ईश्वर के बेटा बेटी हैं। फिर देखिए रूसो, इन्होंने एक किताब लिखा सामाजिक अनुबंध। इसमें इन्होंने कहा कि ये राजा जो है ना, ये प्रजा के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। राजा तब तक राजा रहेगा जब जनता के लिए काम करेंगे, और जब जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो राजा को हटना पड़ेगा। इसका भी प्रभाव लोगों पर पड़ा। फिर आगे देखते हैं, एक विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी एक किताब लिखा। किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉस। ये तीनों किताब का नाम और तीनों लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो देश की व्यवस्था है, जो देश को संचालित करने का जो व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग भागों में बांट दिया जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा जो चीजें हैं इस क्रांति से उभर कर सामने आई और आज हम लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। ये देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। जो हमारा संविधान है ना, हमारे संविधान में ये सब चीजों को जो है शामिल किया गया है। ये जो फ्रांस की चीजें हैं जिसको हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान में शामिल किया और आज हम इसका यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही तो देन थी फ्रांसीसी क्रांति की। तभी तो यूरोप महादेश में अवस्थित फ्रांस की घटनाओं को आज हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। इसका बहुत विशेष महत्व था। उन्होंने कहा कि जो विधायिका का मतलब कानून बनना, ये कानून की कोई और बनाएंगे। कार्यपालिका का मतलब है कि उस कानून के अनुसार कार्य करना, ये कार्य कुछ और कोई करेंगे। और न्यायपालिका यानी जज का काम, जजमेंट का काम, न्याय करने का काम, ये कोई और करेंगे। ये तीनों जो पावर है, जो आधार स्तंभ है, ये तीनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए और अलग अलग लोगों को जो है दायित्व दिया जाए। राजा ही अगर कानून बनाएगा, राजा ही कानून के अनुसार काम करेगा, राजा ही जज होगा, तो स्वाभाविक है वो गलत करेंगे। क्योंकि अगर खुद गलत करते हैं तो अगर खुद जज है तो खुद को तो सजा दे नहीं देंगे, यानी पक्षपात होगा, गलत होगा। अगर यही कानून बनाने का काम कोई और करे, कानून के अनुसार काम करने का कार्य कोई और करे और जज कोई और हो, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सही ढंग से सभी कार्यों का निष्पादन होगा और देश सही ढंग से संचालित होगा। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और उन्होंने इन किताबों का अध्ययन कर, इनके आदर्शों को मानते हुए जो है क्रांति में कूद पड़े और राजतंत्र को उखाड़ फेंके। लुई 16 को जो है उसका शासनकाल का अंत हो जाता है
और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।